हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बाल विकास की इस दूसरी क्लास में हम लोग दो मेजर टॉपिक को कवर करेंगे। पहला होगा बाल विकास की आवश्यकता और दूसरा होगा बाल विकास के क्षेत्र। आप सभी लोगों को पिछली क्लास याद होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, जिसमें हम लोगों ने बाल विकास के अर्थ को समझा था। उसमें डेफिनेशन और उसमें ढेर सारे जो उसमें उदाहरण थे उसको समझा था कि परिवर्तनों का अध्ययन है, फिर कारणों का अध्ययन है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर बाल विकास पढ़ने की जरूरत ही क्यों है। आपके मन में एक प्रश्न ये होगा कि आखिर हम लोग बाल विकास क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें बता दूं, एक ओवरऑल आपको जनरल आइडिया दे दूं कि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, जिस विद्यालय, जिस कोचिंग में, जहां भी आप पढ़ाएंगे, पहले बच्चों के बारे में जानेंगे। तो बाल विकास का अध्ययन एक तरीके से विज्ञान का अध्ययन की भांति है। मतलब हमें पहले ये जानना है कि बच्चों को किस एज में कौन सी चीजें पढ़ाई जानी जरूरी है, किस एज में बच्चे कौन सी चीजें जल्दी सीखते हैं, और क्या क्या वो एक्टिविटीज हैं जिससे बच्चों का मनोरंजन के साथ सिखाना आसान होता है। इसलिए बाल विकास जरूरी है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। अब हम लोग अपने टॉपिक को देख लेते हैं। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। आप सभी लोगों को बता दें, बाल विकास हम लोग कला, आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा कला साइड का भी है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है, जैसे कि टीचिंग है। लेकिन ये थोड़ा सा मैक्सिमम जो इसका पोर्शन होगा वो विज्ञान की तरफ है, क्योंकि इसमें अनुसंधान होते हैं। इसमें आगे हम लोग थ्योरीज भी पढ़ेंगे, आगे और भी परीक्षण पढ़ेंगे। देखिए, बालक के विकास को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। सुखी कैसे बनाता है बाल विकास का अध्ययन? जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होता है कि बच्चे कब क्या चीज सीखते हैं और कब इमोशनली बहुत ज्यादा वो होते हैं। जैसे कि बच्चों को अगर आप डांट देंगे तो रोने लगेंगे, लेकिन एक एज पे अगर अब आपको कोई ऐसे डांट भी देगा तो शायद आप न रोए, शायद। लेकिन एक एज पे बच्चों को डांटने पे वो रोने लगते हैं। मतलब इमोशनली वो काफी ज्यादा, मतलब इम्बैलेंस होते हैं कि अगर वो कुछ भी ऐसा देखते हैं तो वो उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं तो इससे ये बालक के जीवन पे जरूर प्रभावित होगा और इम्प्लीमेंट हम कराएंगे। आप एक टीचर होने के नाते आप इन चीजों का ध्यान देंगे। ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत से ऐसे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लग रहा होगा सर पढ़ा क्या रहे हैं, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता दें, एक दो क्लास बस आप रेगुलर कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। और मैं ये मान के आपको मैं श्योरिटी दे दूं अपनी तरफ से, मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा पूरा, या पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सोचने के तरीके में अंतर आ जाएगा। कि टीचर बनना जो आप पहले सोच के इस कोर्स को कर रहे हैं, अब जब ये पढ़ के निकलेंगे तब आप समझ में आएंगे कि अच्छा ये होता है। और अब सही मायने में आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं टीचर हूँ और अब मैं चीजों को पहले से बहुत बेहतर ढंग से समझने लगा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा को केवल बालकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मनोविज्ञान की जो ये शाखा है, जैसा मैंने बताया, बाल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बाल विकास ही बाल मनोविज्ञान है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, बाल विकास ही बाल मनोविज्ञान है। पहले इसको बाल मनोविज्ञान के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन जब हम लोग इसको टीचिंग में पढ़ने लगे, आप कह सकते हैं कि टीचर एजुकेशन में जब आया तो इसको बाल विकास का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ सर्वांगीण विकास की बात होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे इसके हम संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ते हैं, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बालक मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, सुधारक और बाल चिकित्सक। और यहाँ पे ये ओवरऑल आपको ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि बाल विज्ञान समझने से हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों को कब क्या पढ़ाना है, कब कौन सी चीज पढ़ानी है, और कब बोर हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से इंटरटेन करना है। ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं। यही और बाल विकास की आवश्यकता इसीलिए है, और खासकर अभिभावक को भी इसकी आवश्यकता है कि अभिभावक भी जाने, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम शिक्षक जाने कि इससे क्या फायदा होगा जब आप टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक या बालक के मन और बालक के व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। आप अगर बाल विज्ञान पढ़ लेंगे, साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, समझ लीजिए, तो साइकोलॉजी से आप व्यवहारों से आप पता लगा सकते हैं। आपको ये तो आभास होगा कि जब आप स्कूल टाइम में रहे होंगे तो
बहुत से टीचर्स आपके आंखों में, जैसे कहा जाता है कि मैं आपकी आंखों में देखकर ये पकड़ सकता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरी ही लाइफ से ले लीजिए। मान लीजिए बचपन में ऐसा होता है कि जब हम होमवर्क करके नहीं गए रहते हैं, तो टीचर बोलते हैं होमवर्क करके आए हो, तो हम बोलते हैं नहीं सर हम बीमार थे। तो 60% टीचर जो अनुभवी शिक्षक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हम उस समय बोलते समय हमारी नजरें नीचे झुक जाती हैं। और जब हम आज ये माना जाता है प्रेजेंट टाइम में, ये भी मनोविज्ञान का ही हिस्सा है कि जब हम आंखों में मतलब देख कर बात करते हैं तब वो बात सत्य होती है, ऐसा एक धारणा है ऐसी। तो उस समय टीचर ये समझ जाता है, टीचर पढ़ाते भी रहता है तो उसको पता रहता है कौन बच्चा गलती, मतलब कौन बच्चा क्या पीछे एक्टिविटी कर रहा है, तो वो समझ जाता है। तो ये उसके हाव भाव व्यवहारों से टीचर बहुत कुछ सीख जानता है कि कौन सा बच्चा शरारत कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत प्रस्तुत करता है। आप एक टीचर होंगे या आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो बहुत से टीचर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा, कोई बोला होगा कि ऐसे पढ़ोगे तो आप ये बन जाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो अधिकारी बन जाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो ये बन जाओगे। ये कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि रियल ना हो, लेकिन उस टीचर ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एक कुछ प्रिडिक्शन दिया, कुछ एक आपको भविष्यवाणी की कि ये बच्चा अगर अच्छे से पढ़ता है, कोचिंग करता है, तो ये जरूर टॉप करेगा, ये जरूर वहाँ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, ये जरूर ये जॉब ले पाएगा, ऐसा। जिससे अध्यापक एवं अभिभावक में अधिगम की क्षमता को सही विकास कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको पता हो जाएगा कि आपके बच्चे किस तरीके से अच्छा समझेंगे, किस किस तरीके से आपकी क्लास पूरी समझ पा रहे हैं, तो आप उस तरीके से पढ़ाएंगे। तो बाल विकास में ये जरूरी होगा कि पहले हम बच्चों के मानसिक स्तर को भी समझेंगे। और अभी आगे हम लोग बहुत पढ़ेंगे, मैं बहुत सी चीजें आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे इतना इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास कि आप समझ पाएंगे अच्छा काश हम लोगों को कोई ऐसे पढ़ाया होता। आप यहाँ देखेंगे अ, बाल विकास के माध्यम से हम ये भी जान पाते हैं कि किस अवस्था में बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। इसमें ये हमें पता चल पाएगा कि हम किस एज में, शैशवावस्था में क्या हमें सिखाना है, बाल्यावस्था में क्या सिखाना है, किशोरावस्था में क्या सिखाना है, और प्रौढ़ावस्था में कैसे शिक्षा देनी है। आप एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और लूंगा कि आप बचपन में देखते होंगे हमें एक्टिविटी, जैसे अगर आप केजी एलकेजी में पढ़े हैं, यूकेजी में पढ़े क्लास फर्स्ट में, तो बच्चों को एक दो क्लास तीन क्लास पढ़ाई जाती है, बाद में एक्टिविटी कराई जाती है, गेम कराए जाते हैं, और भी ऐसे ढेर सारी चीजें। कि बचपन में क्या है कि आपको एक्टिविटीज से जितनी चीजें आप सीख सकते हैं उतना शायद पढ़ाने से नहीं सीखेंगे, लेकिन जब आप प्रौढ़ावस्था में मतलब आप एडल्ट एज में आ जाते हैं तब आपको चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये बाल्यावस्था का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रौढ़ावस्था में हम उन चीजों को सीख रहे हैं जो कि आपको अप्लाई करनी है जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। और खासकर जब मैं बच्चे कहूंगा तो आप प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को अपने ध्यान में, या आप उसको ध्यान में रखेंगे कि हम प्राइमरी, आप कह सकते हैं कि नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को हम फोकस्ड रख रहे हैं इस चीज को पढ़ते समय। यहाँ आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए बच्चों को चलना तभी सिखाया जाए जब वो चलने की अवस्था हो चुकी हो, अन्यथा उसका परिणाम विपरीत हो सकता है। एग्जैक्टली यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मनोविज्ञान, माता पिता भी एक तरीके से मनोवैज्ञानिक होते हैं। वो आप कह सकते हैं कि नेचुरली सीख जाते हैं कि बच्चा जब 1 साल से ज्यादा का होगा तभी उसको चलाना सिखाया जाता है। अगर आप पहले चलाएंगे तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा अगर आप अपने घर में पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अब उसके बाद अतः बालक, बाल मनोविज्ञान या बालक मनोविज्ञान है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि बालकों को समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताया जा सकता है या बता सकता है। हम निर्देश के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों की उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। हमें ये अगर हमें बाल विकास के बारे में अध्ययन हम कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस बालक में क्या क्षमताएं हैं, उसकी अभिवृत्ति क्या है, वो सोचता किस तरीके से है। वो सोचता है तो उसके हैंड मूवमेंट से भी चीजें पता की जा सकती हैं। ये चीजें हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट में देखा जाए तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है, अधूरापन रहेगा।
यहाँ पे बाल मनोविज्ञान पढ़ना अति आवश्यक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, जो स्कोप है, फील्ड फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तो हम लोग एक बेसिक, एक फाउंडेशन, एक बैकग्राउंड अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, बाल विकास के क्षेत्र में हमें गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया बेसिकली, अभी हम आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इसमें एक स्टेज आपकी पहली स्टेज होगी शैशवावस्था की, जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष। फिर उसके बाद 5 से 6 वर्ष से लेकर बाल्यावस्था, 5 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष लगभग, कहीं कहीं 12 भी माना जाता है, बाल्यावस्था होगी। 12 से लेकर 18 तक किशोरावस्था होगी, और 18 से प्लस प्रौढ़ावस्था या युवा अवस्था कह सकते हैं। युवा अवस्था इसके बीच में ही आ जाती है, उसको हम देख लेंगे। उसमें व्यवहार की समस्याओं का ही अध्ययन बाल्यावस्था का क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि उसके बीच आने वाले अंतर विरोधों को, साथ ही साथ उनके बीच जो व्यवहार का परिवर्तन होता है किसी निश्चित एज में, उसका अध्ययन ही बाल्यावस्था बाल विकास का क्षेत्र है, जो हमें अध्ययन करना है। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जा सकता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास आवश्यकताओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं। हम लोग जो आपके बाल विकास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, उसके क्रमिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। क्रमिक परिवर्तन का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो एक क्रम में हो रहे हैं। जैसे पहले जब छोटे बच्चे होंगे तो वो पहले बोलना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप ये क्रमिक विकास है। ये नहीं हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड है, और फर्स्ट को छोड़कर कोई सेकंड सीख ले। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो उसको हम लोग क्रमिक विकास का नाम देते हैं। अब इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये परिवर्तन किन कारणों से कब है और क्यों होता है, इस सभी का अध्ययन हम लोग इसी में करते हैं, बाल विकास में। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वातावरण और बालक। हम ये देखेंगे कि बच्चे और वातावरण के बीच के अंतर संबंधों को, मतलब मैं इसका उदाहरण बताऊंगा आपको। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ये होगा वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव है। द्वितीय ये कि बालक वातावरण से व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। आपको ये बताएं, अभी हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे वातावरण कैसे प्रभावित करता है। सिंपली आप एक चीज देखेंगे कि अगर जो पहाड़ी क्षेत्र में, अभी मैं वातावरण में भौगोलिक वातावरण की बात बता दे रहा हूँ। अगर पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, ये कंपेरेटिवली है मैदानी क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद जो ठंडे प्रदेश में है, ठंडे प्रदेश के बच्चे गोरे होते हैं यूजली। जो गर्म प्रदेश या शुष्क जो जहाँ जलवायु है, वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो इनके कंपेरेटिवली काले होते हैं। जैसे यूरोप में गोरे लोग हैं, हमारे यहाँ पे मॉडरेट बीच में माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गोरे भी मिलते हैं, सांवले और काले, जिनका आप नाम दे सकते हैं। हालांकि आप मैं उसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वातावरण कैसे व्यक्ति के अ, भौगोलिक ढांचे को परिवर्तन करता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का या पूर्वी क्षेत्र के लोगों का की बनावट, चेहरे की बनावट या शारीरिक बनावट उत्तर भारत के लोगों से परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, ये वातावरण का ही तो प्रभाव है कि इनके चीजों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, जो आप आप अगर जो ठंडे प्रदेशों में रहेगा, तो ठंडे प्रदेशों में रहेगा तो बालक ठंडे जगहों पे वो कम कपड़े में भी रह सकता है, क्योंकि उसको आदत है। जैसा कि आप जहाँ रहेंगे, अ, अगर बरसात क्षेत्र में रहेंगे तो आपके लिए बारिश नॉर्मल लगेगी। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अभी तो आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे वातावरण के ही अकॉर्डिंग बच्चे व्यवहार करते हैं। अगर उनके घर में आप सांस्कारिक वातावरण है, एक मान लीजिए अगर उनका कोई स्कूल ही चलता है, उनके घर में एक ऐसा जैसे पूजा पाठ का वातावरण है, तो बच्चे बचपन से ही पूजा पाठ में बड़े, आप कह सकते हैं उनका इंटरेस्ट होगा। अगर कोई शिक्षक है तो उसके घर में थोड़ा शिक्षा का ही प्रभाव होगा। तो आप कहेंगे ना कि इनको शिक्षा का वातावरण बचपन से मिला, एक एनवायरनमेंट मिला, तो इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा है कि बालकों के वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, जो
बच्चों में, जो चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है? देखिए, अगर दो लोग हैं, अगर दोनों लोगों की एज सेम है, हाइट सेम है, वेट सेम है, लेकिन दोनों लोगों के मानसिक स्तर सेम होगा, लोगों दोनों दोनों बच्चों का, मान लीजिए, मैं इसको और बेहतर से समझाना चाहूंगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है और एक बी है, दोनों लोगों इक्वल हैं किसमें? फिजिकल। आप कह सकते हैं कि ये मान लीजिए ट्विंस भी हैं, लेकिन ट्विंस भी होंगे तो उनका मेंटल लेवल सेम हो ये जरूरी नहीं है, और नहीं होगा। इमोशनल लेवल आप कह लीजिए वो सेम हो जरूरी नहीं है। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक चीजों को कितना जल्दी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये समान हो ये जरूरी नहीं है, नहीं होता है। इसी को शॉर्ट में मैं आप समझ लीजिए, इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बालक बालक अवस्था में व्यक्तिक भिन्नता, इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या अध्ययन होगा? शारीरिक रचना, शारीरिक रचना संबंधित भेद। देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं में पहले तो हम ये जानेंगे कि विभिन्नता क्या है, फिर ये जानेंगे, तो उसमें एक सबसे पहले शारीरिक, जो कि आप फिजिकल स्ट्रक्चर से बताएंगे कि वो मोटा है, वो पतला है, वो लंबा है, वो छोटा है। ये क्या है? ये शारीरिक रचना संबंधित भेद है। मानसिक योग्यता संबंधित भेद क्या? अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो हम कहेंगे इसका मानसिक स्तर ऊंचा है, कोई एवरेज है तो इसका औसत है। तो ये मानसिक योग्यता संबंधी भेद है। सामवेगिक भेद क्या है? बच्चे जो इमोशनल होते हैं, जैसे कहा जाता है गर्ल्स ज्यादा इमोशनल होती हैं कंपैरेटिवली बॉयज के, तो ये क्या है? ये सामवेगिक भेद है। व्यक्तिक संबंधित भेद, रिलेशन होता है, कुछ बच्चे बड़े फ्रेंडली होते हैं, जिसमें इसी में अभी आगे व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जिसको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये चीजें। सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद, बच्चे कुछ सामाजिक रूप से मतलब संस्कारी होते हैं, समझदार होते हैं कि किससे किसे आपका संबोधन करके बात करना है, किससे तुम का करना है, किससे तू कहना है, तो ये। और भाषा विकास संबंधित भेद, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। दूसरा, मानसिक प्रतिक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, जो चीजें वो देखें उसको समझना, सीखना, कल्पना करना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। ये सभी आगे हमें अभी पढ़ना है। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम, की विभिन्न आयु स्तरों पर बालक विभिन्न मानसिक क्रिया किस रूप में पाई जाती है, उनकी क्या गति होती है आदि। दूसरा, की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है, उनके विकास में कौन कौन से कारक प्रभावित हैं। हमें ये भी देखना होता है कि बच्चे किन एक्टिविटी से किस एज में सबसे ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, वो कल्पना कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, या मेरे पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है, ये चीजें। फिर किसमें स्मृति स्तर उनका ज्यादा है, मेमोरी उनकी अच्छी होती है, वो समझते हैं, किस एज में वो सोचना सीखते हैं अच्छे से, ये सब चीजें अभी ये मानसिक प्रक्रिया में है। ये हम लोग क्षेत्र पढ़ रहे हैं, एक इस चीज का ध्यान रखिएगा। बालक बालिकाओं का मापन, इसी में हम लोग बाल विकास के क्षेत्र में ही बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाल व्यवहार और अंतर क्रियाएं, बालक जो बाल विकास के अंतर्गत और अध्ययन क्षेत्र में हम अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन होता है कि बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का क्रमिक विकास होता रहता है। जैसे इसमें वही विकास से ही संबंधित कि किस तरीके से व्यवहार बदलता रहता है। बचपन में आप देखे होंगे बच्चे थोड़ा सा उनके अंदर वो तुतला कर भी बोलते हैं, थोड़ा सा वह कहीं एक कह सकते हैं कि उनमें रुकावट आती है बोलते समय, या कि कुछ चीजों में उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग हो जाते हैं, जैसे त को ट बोलना। ये क्या है? ये धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, और किस एज में जाके सही होता है, ये अध्ययन भी बाल विकास का अध्ययन है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। स्वभाव का अध्ययन भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम लोग ये भी अध्ययन करते हैं कि तनाव की स्थिति सबसे ज्यादा बालकों में, बच्चों में कब आती है, किस एज में आती है, तो ये चीजें क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पे हम लोग ज्यादा इस वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे। समायोजन संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन करेंगे कि बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याएं क्या है, जिसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि आपको
पर्यावरण वातावरण अपने आसपास की स्थिति के अनुसार ही अपने अंदर किए गए परिवर्तन को समायोजन कहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। अगर आप देख रहे हैं कि दरवाजा छोटा है तो आप झुक के निकल गए, ये क्या है, ये आपने एडजस्टमेंट किया अपनी हाइट को मेंटेन करने के लिए कि मैं इस दरवाजे से निकल पाऊं। मंदिर में हम जाते हैं तो झुक के जाते हैं जब देखते हैं दरवाजा छोटा है, तो ये क्या है, ये एडजस्टमेंट का एक टाइप है। यहाँ आप देख सकते हैं। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि विभिन्न भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों में पारिवारिक समायोजन, इसमें भी कई तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे फैमिली एडजस्टमेंट। अब फैमिली में किस तरीके का एडजस्टमेंट होगा आगे हमें पढ़ना है। समयगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, हेल्थ से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, ये चीजें। सातवां जो है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। आपको बाल विकास में विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन करना है। आपको बता दें, अगर बालक बालक की बात की जाएगी तो आप विशिष्ट का मतलब यहाँ दो तरीके से, एक होता है कि जो पढ़ने में अच्छे हों, लेकिन यहाँ पे वो गॉड गिफ्टेड मेमोरीज वाले बच्चों की बात नहीं होगी। यहाँ किसकी बात हुई उनको देख लीजिए। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है, तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानताओं के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शारीरिक विकलांगता, दिव्यांग बच्चों में कुछ कुछ चीजों में उनके व्यवहार में, उनके सोच में अंतर आएगा। जैसे अगर कोई पैर से विकलांग है, कोई दिव्यांग बच्चा है, तो शायद वो दौड़ने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो ऐसी एक्टिविटी के बारे में कभी नहीं सोचेगा कि मैं दौड़ के पा लूं या मैं ये कर लूं। अगर कोई ब्लाइंड है बच्चा, तो वो कभी भी एचडी के बारे में क्यों सोचेगा। तो ये क्या है, ये विशिष्ट बालकों का अध्ययन है। ये बीएड और डीएलएड सब में पढ़ाया जाता है, और खासकर आजकल के एग्जाम में आता भी है कि टीचर को क्या सही में पता है कि विशिष्ट बालकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनकी देखरेख ध्यान देना है। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं, जैसा मैंने उदाहरण देख लीजिए। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक। ये शारीरिक समस्या भी हो सकती है, मानसिक समस्या भी हो सकती है, जो मानसिक रूप से थोड़े से समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनके लिए भी। फिर आठवां है अभिभावक बालक के संबंध। यहाँ बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारण, मतलब परिवार में जो भी संबंध है उससे संबंधित भी इसका क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि मुख्यतः 8, कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 6 मिल जाए, 6 से 10 तक मिल जाए, वो अंतर करता है लेखक के ऊपर कि वो कितने उसको विभाजित करके देख रहा है। तो इतने मुख्यतः क्षेत्र आपको मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से गर्भधारण काल से किशोरावस्था तक की सभी समस्याओं को बाल विकास की परिसीमा क्षेत्र में आ जाती है। मतलब जब भी हम लोग, अब हम आगे की जब क्लास में हम बाल विकास जब नाम लेंगे, तो आपको 0 से 18 ईयर ओल्ड के बच्चों को ही ध्यान में रखकर समझना है, ये आप ध्यान देंगे। तो आपने देखा कि हमने 2 टॉपिक कवर किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने बेसिकली बहुत ही डिटेल में, जहाँ अभी अभी ये मत सोचिएगा सर वो अभी नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, अभी तो हमारी सेकंड क्लास है, अभी ढेर सारी क्लासेस इस पे चलनी है, तो उसमें परेशान नहीं होना है आपको। आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, एक एक्टिविटी आप मूल्यांकन के तौर पे लिखिए। आप इसको खुद लिखेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में अभी पढ़े हैं अभी लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, और कोई बहाना भी नहीं होगा कि नहीं हमने पढ़ा नहीं है। पहला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बाल विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 परिभाषाओं का उल्लेख करिए। परिभाषा हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, आप उसमें उल्लेख करिए। बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र को स्पष्ट करिए। आज का यही टॉपिक है, तो इसको आप बताइए कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो नीड्स हैं, नेसेसिटी है, जरूरतें हैं, और उसका क्षेत्र स्कोप फील्ड क्या है। यहाँ अति लघु में बाल विकास का अर्थ स्पष्ट करिए। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षक को पता होना चाहिए कि बाल विकास में क्या, किस एज में कौन से परिवर्तन आते हैं। अगर वो क्लास फर्स्ट में जाएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा पढ़ाने का, और क्लास 8 में जाएगा तो वो किस माइंड सेट से जाएगा। तो ये अगर टीचर नहीं पढ़ा है तो वो उतने ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा आज के समय में। फिर उसके बाद अति लघु में आप देख सकते हैं बाल विकास के 2 क्षेत्रों के नाम, जिसमें हमने 8 क्षेत्र पढ़े हैं, उसमें से किसी 2 का नाम बताइए। यहाँ पे बहुविकल्पी में 2 प्रश्न भी आप लोगों के सामने हैं। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में, और बाल मनोविज्ञान को ही हम लोग बाल विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से या गर्भकाल से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये कथन है। आपके एग्जाम में कभी कथन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कथन किसका है? हम लोगों की पहली ही जो डेफिनेशन थी क्रो एंड क्रो की, मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूं ऊपर, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही डेफिनेशन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आपने देखा कि अगर चीज़ों को एक क्रम में पढ़ा जाए, क्रमिक आप कह सकते हैं कि नेचर से पढ़ा जाए, तो वो चीज़ें बहुत ही जल्दी याद हो सकती हैं। आगे की क्लास में हम लोग और इसके आगे के टॉपिक को लेकर आएंगे, उसको पढ़ेंगे। आपको अभी बता दे रहे हैं, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत होने वाले विकासों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।